हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो माइक स्पोर्ट्स। तो जैसे कि एवरी थर्सडे हम आपके सामने किसी स्पोर्ट्समैन के साथ में या ऐसे किसी इंसान के साथ आते हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, या तो मैनेजमेंट होता है या उसी फील्ड से रिलेटेड कुछ होता है। जब हमने मोजो माइक स्टार्ट किया था तो जो हमारे सबसे पहले प्लेयर थे वो फुटबॉल को बिलोंग करते थे। साहिल पनवर हमारे साथ जुड़े थे। उसके बाद लास्ट वीक तक हमने फुटबॉल के फील्ड से बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग आपके सामने रखे, उनसे बातचीत की, उनकी जर्नी जानी। लास्ट वीक हमने सोनू सर से बात किया था जिन्होंने हमें फुटबॉल मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि आउटसाइड द ग्राउंड कैसे प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है। तो आज जो एक प्लेयर अपनी जर्नी शुरू करता है, एक छोटे से शहर से अपनी जर्नी शुरू करता है, तो उस वक्त उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है। आज हम ऐसे एक मेहमान से बात करेंगे जो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ कोच हु रियली वॉन्ट्स टू विन, नॉट ओनली वॉन्ट्स टू विन बट ऑल्सो एजुकेट। सो सबसे पहले सर को इनवाइट करते हैं, आज के जो मेहमान हैं उनको इनवाइट करते हैं। वेरी वेलकम सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग श्वेता। गुड इवनिंग सर। सर, जितने व्यूवर्स हैं मैं आपका इंट्रोडक्शन उनको देना चाहती हूँ कि आप सीईओ एंड फाउंडर हैं, हेड कोच हैं नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी के। इसके अलावा आप इसके अलावा आप फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, और आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट विमेन फुटबॉल टीम बनाई थी। फर्स्ट एवर इलाहाबाद में पहली बार ये हुआ था। हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार आपने जूनियर स्टेट गर्ल्स फुटबॉल टीम बनाई थी। इसके अलावा 2020 में ही आपको अवध अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सर, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी सर का टैलेंट जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो मैं लाइव इंटरेक्शन के दौरान एक और चीज ऐसी बताऊंगी सर के टैलेंट के बारे में, बट अभी तक हमने जितनी सारी चीजें सुनी सर, दिस इज वाओ। सो सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आपकी सारी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू श्वेता, एंड I am pretty glad to be a part of Mojo team over here in today's show, and I hope that I will be sharing all my experience of sports and sports field to you and to all my viewers. डेफिनेटली सर। तो शुरुआत आपकी जर्नी से ही करते हैं कि कहाँ से ये चीज शुरुआत हुई, आपके बचपन से लेकर अभी तक का आपका पूरा सफर जानना चाहेंगे सर कि कैसे आप फुटबॉल में आए, कैसे आप कोचिंग आपने प्लान किया, कैसे एकेडमी, और कैसे ये जो सारी आपके चैलेंजेस एंड सारी चीजें, सब चीज जानना चाहेंगे सर। एक्चुअली हमारी जो स्पोर्टिंग करियर है मैंने अपने स्कूल से स्टार्ट किया। आई स्टडीड बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज इन प्रयागराज। इट्स अ ICSE बोर्ड स्कूल। और व्हेन आई वाज इन क्लास 5 देयर वाज अ which I became first, and my sports teacher Mr. VP Dutt, who is at present also the same sports teacher, so he has given me the offer कि as Bengali तो आप खेलते हैं। तो बस वही एक स्टार्ट, हाँ वही एक स्टार्ट था जहां से हमको एक ब्रेक थ्रू मिला। और देन started coming to the school in the evening from my home for the football practice. ओके ओके। एंड देन सर एकेडमी तक? और उसके बाद जब प्लेइंग करियर मेरा 1995 से लेके 2006 तक था, ऑलमोस्ट years completed, and then after that when I completed my educational qualification, that is MCom, Master in Commerce from Allahabad University, I carried on my study of professional in sport, that is called as Bachelor of Physical Education, then Masters of Physical Education, and after that there are few more coaching diploma are there, which I continued, and I started my professional career as a football coach in 2010. So from 2006 to 2010 ये 4 साल में हमको जितनी भी नॉलेज गैदर करनी थी और क्वालिफिकेशन लेने थे प्रोफेशनल के,
प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, तो मैंने वो कंप्लीट किया 2000 when I came back after completing all my professional studies. I got breakthrough in Commonwealth Games as an assistant project officer, as a sport Okay. administrator. I was a part of 19th Commonwealth Games, which was hosted in 2010 in New Delhi. New Delhi. So Okay. in that games, I was a assistant project officer in the department. So एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, और उसके बाद हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले मिला, देयर इज अ लोकल डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम इन प्रयागराज. मैंने वहां से जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन किया तो आई गॉट इट ऑफर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एज अ ऑनररी कोच ओवर देयर. तो जब मैंने ज्वाइन किया वहां पर तो कंडीशंस अच्छी नहीं थी, बट क्योंकि एक नया नया कोर्स करके आए हैं और होता है ना कि जुनून और जज्बा रहता है, तो मैंने इनिशिएटिव लिया कि बॉयज की टीम तो हर साल जाती थी. देयर इज ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं बच्चे जो इंटरेस्टेड रहते हैं स्पोर्ट्स में, उनके लिए टूर्नामेंट होता है इंटर यूनिवर्सिटीज. ओके. तो इंटर यूनिवर्सिटीज हर एक गेम में होता है, हर एक डिसिप्लिन में होता है. तो फुटबॉल में भी मेंस की टीम तो लगातार जाती रही थी, वुमेन्स की टीम नहीं जाती थी. जाती क्या, बनी ही नहीं. और 170 यूनिवर्सिटी के हो चुके थे तब, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ईस्ट ऑक्सफोर्ड बोला जाता है. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि चलिए, मैंने कहा चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और मैंने स्टार्ट किया पेपर में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज में ऐड दिया, और उसके बाद हमारे पास ऑड करीब 25 से 30 फीमेल प्लेयर्स ग्राउंड पे रिपोर्ट किए. फिर उसके बाद हमने कैंप लगाया, एंड 1 मंथ या ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की प्रैक्टिस थी, और 2 मंथ्स प्रैक्टिस के बाद कंप्लीट हुई, बनी, पॉजिटिवली बनी. और उसके बाद से जो कारवां शुरू हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वुमेन्स टीम का टिल 2015, अंडर माय कोचिंग एंड गाइडेंस दे हैव गिवन अ गुड in the inter-university as well as in different all India football championships in women's category. Okay. ओके सर, ये तो बहुत ये सबसे हाँ जी, मतलब सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि आपने एक ऐसी चीज की शुरुआत की जो 127 इयर्स ऑलरेडी इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी को हो चुके थे, और वहां पे फुटबॉल टीम नहीं थी. पर पॉजिटिव ये भी है सर कि जब आपने एडवर्टीजमेंट दिया तो गर्ल्स ने रिस्पॉन्ड किया. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कितना आसान कहेंगे आप या कितना मुश्किल कहेंगे, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फुटबॉल टीम बनाना हो या हिमाचल प्रदेश में जूनियर विमेन टीम बनाना हो, कितना आसान या कितना मुश्किल आपके हिसाब से? मैं अगर ओवरऑल मेरा जो स्पोर्टिंग करियर है एज अ फुटबॉल कोच, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मेंस की या मेल्स की टीम्स जाती है राइट फ्रॉम अंडर 10 एज ग्रुप कैटेगरी टिल सीनियर, तो वो बहुत होती है, लेकिन बहुत इजी इन द सेंस कि उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है. लेकिन हम लोग या हमारे इंडिया में जो कल्चर है उस हिसाब से स्पोर्ट्स में हम ये फुटबॉल, हॉकी या आप रेसलिंग, खो खो, कबड्डी ऐसे गेम्स को देखेंगे तो इसमें गर्ल्स को लेके काफी समस्याएं और काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. कोचेस को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, मैनेजर्स को प्रॉब्लम इन द सेंस कि सबसे तो इनके पेरेंट्स को और इनके घर वालों को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है. कन्विंस करना ही मुश्किल होता है, बिकॉज they are the laymen, their parents are the laymen, they don't know what is sports and what benefit their sports will be getting from playing or representing any sports team. तो ये समझना, और जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहां पर टीम शुरू करना तो एक चैलेंज सामने हो जाता है. जो भी रहे, चाहे मैं रहूं, चाहे मेरी जगह कोई और रहे, कहीं पर भी कोई टीम रखना जिसको कहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और एक एक दिन हमको याद है कि जब चल रहा था, इवन जब हमने वुमेन्स का ट्रेनिंग शुरू किया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो दे डोंट हैव देयर स्पोर्ट्स. लोअर में खेलने आते थे, और वो भी लोअर में खेलने आते थे. जब शॉर्ट्स वगैरह आया
तो शॉर्ट्स वगैरह में जब स्टार्ट किया तो उसमें से भी कुछ पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन हुआ कि इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फुटबॉल ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में हमारी लड़कियां, बड़ी लड़कियां शॉर्ट्स पहन के खेलेंगी, शॉर्ट्स पहने हुए। हाँ शॉर्ट्स पहन के खेलेंगी, तो यही क्वेश्चन था। अब उनको समझाना भी आप समझ तो सकती ये हैं कि मेंटालिटी से भी लड़ना था सर, एक जी तरफ से जी ये जी देखिए जी कि सिर्फ बिल्कुल स्पोर्ट्स बिल्कुल को नहीं कन्विंस करना है, लड़कियों के साथ जो एक चीज चली हुई आती है वो होती है मेंटालिटी, सोसाइटी की मेंटालिटी से भी आप लोगों ने लड़ना था उस वक्त। बिल्कुल 100%। और जो इलाहाबाद में है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हिमाचल प्रदेश में था, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि वो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, पर तो पहाड़ी इलाकों में तो सिर्फ यही चीज होता है कि घर की जो फीमेल होती हैं वही ज्यादातर काम और मेहनत करती हैं, और जो मेल तो कहीं ना कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या कोई ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं। तो वहां पर तो मेंटेलिटी एकदम ही नेगेटिव और लो है। जो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल। वुमेन्स टीम मैंने स्टेट की बनाई थी 2013 में, व्हेन आई वाज द हेड। और इट्स आई एम थैंकफुल टू हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन कि उन्होंने मुझे मौका दिया था करने का। तो लेकिन हमको फेडरेशन को, स्टेट फेडरेशन एसोसिएशन को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, उस टाइम भी हुई थी। और जब टीम खेलने के बाद भी आता है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई रेगुलर आप अगर आपके बच्चे और आगे पढ़ाई भी करते रहेंगे तब जाके एक अच्छा स्पोर्ट्स कर और आपको एक जॉब सेटलमेंट मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई और सिर्फ खेलते रहे तो उससे आपको मिल जाएगा। बिकॉज आप ये समझिए कि फुटबॉल इंडिया में खेल रहे हैं और वो एक टीम गेम है, और फुटबॉल में इंडिया अपना एक पोजीशन वर्ल्ड फुटबॉल में बना रहा है, चाहे वो वुमेन्स की टीम हो चाहे मेंस की टीम हो। डेफिनेटली राइट। सो सर इसके अलावा अगर हम अभी बात करते हैं, आपने जब शुरुआत की थी और अब कितना अंतर है लोगों के नजरिए में, अब मतलब विमेंस टीम को लेकर, और जो भी चैलेंजेस अभी आपने बताए कि ड्रेसेस का चैलेंज था, सिर्फ स्पोर्ट्स का ही नहीं, मतलब आप सोचिए कि ड्रेसेस तक में क्वेश्चन उठ गया तो कितना मुश्किल रहा होगा। तो अब जी कुछ उस बदलाव टाइम आया है जब वो रिजल्ट। जी अभी हाँ, अभी पहले से बदलाव आया है, बिकॉज अब तो सब लोग जानने लग गए हैं कि एक स्टैंडर्ड है हमारे टीम का। और सब लोग, बल्कि जब हम लोग ऑल इंडिया चैंपियनशिप बिहार खेलने गए थे और हम लोग रनर्स अप होके आए थे, जहां तक मुझे याद है इट वाज इन 2013। तो समझ लीजिए कि हम लोगों का स्वागत स्टेशन से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक ऐसे हुआ था जैसे हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। राइट राइट। तो एक ये छोटी जो छोटी पॉजिटिव चीजें और ये एटीट्यूड है, बदलाव जरूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव जो एटीट्यूड है पेरेंट्स का, धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे समय चेंज होता है चेंजेस तो आते ही हैं। और अभी जो है वुमेन्स में काफी बढ़ाव भी आया है, नॉट ओनली फुटबॉल, अदर भी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, और लोगों को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि स्पोर्ट्स में भी करियर बन सकता है। डेफिनेटली सर, अगर हम वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूरी कंट्री के बारे में बात करूं, कि आपको क्या लगता है कि फुटबॉल में सिर्फ हिमाचल या इलाहाबाद नहीं, बट पूरे देश में क्या रेशियो है अभी लड़कियों का फुटबॉल टीम को ज्वाइन करने का या स्पोर्ट्स में आने का, अकॉर्डिंग टू यू? देखिए फुटबॉल में वुमेन्स टीम की बात करें तो आपको बता दें कि हमारे इंडिया में फुटबॉल को गवर्न करने वाला जो सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF। इसका हेडक्वार्टर्स है द्वारका में, न्यू दिल्ली में। एंड फ्रॉम 2000, आफ्टर 2000 ये मतलब टीम तो पहले भी जाती थी लेकिन उतना लाइट में नहीं था, लेकिन अभी वुमेन्स टीम को काफी प्रमोट भी किया जा रहा है। और चाहे वो जूनियर हो, सब जूनियर कैटेगरी, जूनियर कैटेगरी हो या सीनियर कैटेगरी हो। और सभी को मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूं कि जैसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है, इंडियन सुपर लीग ISL होता है, उसी तरह नेशनल लीग होता है जिसका नाम है IWL, इंडियन वुमेन्स लीग, जो ऑल इंडिया फुटबॉल हर साल फरवरी और मार्च के महीने में। और इसमें प्रोफेशनली 8 टीम्स खेल रही हैं, 8 टीम्स, 9 9 10, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये टीम्स खेलती हैं, इसमें जो लड़कियां खेलती हैं वो एकदम फुल्ली प्रोफेशनल होती हैं। और प्रोफेशनलिज्म में या तो कोई न्यू कमर होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और आप फुटबॉल के फील्ड में अपनी पहचान बनाने का। एक तो ये हो गया, आपको
हाईएस्ट लेवल पे। लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, एकदम जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में के टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीग्स होती हैं, और स्टेट लीग्स होती हैं, स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टेट में जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जिन स्टेट के पास, वो तो अपनी स्टेट करा लेते हैं वुमेन्स की। लेकिन अगर जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, या जिस स्टेट में कम वुमेन फुटबॉल प्लेयर्स है, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज फुटबॉल है, ये आगे आ रहा है। और अभी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग इंडिया की वुमेन की रैंकिंग, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की रैंकिंग 55 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक वेरी गुड रैंकिंग, कि आगे जाके हो सकता है विल बी बिलो 25-20। राइट। सर दिस इज गुड टू नो कि ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि जब हम चेंज की बात करते हैं स्पोर्ट्स में भी, अभी हमारे देश में कहीं ना कहीं क्रिकेट को बहुत ज्यादा मान्यता मिलती है, पर वहां पे भी जब विमेन क्रिकेट टीम की बात आती है, तो इवन इन क्रिकेट अभी उतना सपोर्ट विमेन को नहीं मिलता है। सो अगर फुटबॉल में चीजें बहुत अच्छी हो रही है तो इट इज गुड टू नो। सर इसके अलावा अगर हम नॉर्मल उसमें लें, एक छोटे शहर के नजरिए की बात करते हैं, बात विमेन या मतलब गर्ल या बॉय की नहीं, बट एक छोटे शहर का क्या नजरिया है स्पोर्ट्स की तरफ आज के टाइम पे, क्योंकि इवन आई टू बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी, और मैं ये समझती हूँ कि हम लोग को सिर्फ पढ़ाई की तरफ ज्यादा वो किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो। स्पोर्ट्स के बारे में बहुत, अगर हम स्कूल लेवल तक खेलते भी हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसके अलावा आपको आगे नहीं इतना बढ़ावा मिलता है। तो सर आज के टाइम पे कितना चेंज है, आज के टाइम पे कितना मोटिवेशन है फैमिली की तरफ से बच्चों को? फैमिली का देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चा खेलने तभी जाएगा, या लड़कियां खेलने तभी जाएंगी, जब उनके फैमिली का पूर्ण रूप से सपोर्ट होगा। एक वोट, बहुमत जिसको कहते हैं, कि बहुमत सबका होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, आपके मेंबर्स का, और पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कि ऐसा नहीं कि अरे खेल के क्या करेगी, चूल्हा चौका कर, या पढ़ाई कर, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए देश बदल रहा है, लोगों की थिंकिंग बदल रही है, और हमें एक पॉजिटिव, नेगेटिव उठा के पॉजिटिव लाना है। और हम मोजो पत्रकार चैनल के जरिए मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं, अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जितने आईसीएससी, सीबीएसई या यूपी स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, स्कूल्स में गर्ल्स का, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स का टूर्नामेंट होता ही नहीं है। आप कहीं पर भी बता, आपने सुना हो कि स्कूल में इंटर स्कूल मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंटर स्कूल फुटबॉल वुमेन गर्ल्स टूर्नामेंट कहीं आपने सुना हो कि कोई हो रहा हो, और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 12 स्कूल की, डिफरेंट स्कूल्स की गर्ल्स की टीम आई हो खेलने के लिए किसी भी में? आप इंटर हाउस होता है हमारे यहाँ, सभी लोग, हम लोग इंटर हाउस पार्टिसिपेट करते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इंटर हाउस के बाद, इंटर हाउस तो सबसे एकदम प्राइमरी हो गया, उसके बाद कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर गर्ल्स अपनी प्रतिभा दिखा सकती है? इंटर हाउस में 100 मीटर रेस, तो एक लड़की ने 100 मीटर में रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस या ग्रीन हाउस की लड़की ने तो फर्स्ट प्राइज जीता। लेकिन उस लड़की को उस फर्स्ट प्राइज के बाद आगे नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल वो कहाँ कॉम्पीट करेगी? वो ट्रेनिंग कर भी रही होगी तो उसको क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा? या तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एकदम आपका लेवल जो है प्राइमरी लेवल से एकदम हायर लेवल जाएगा। तो जो बीच में स्कूल होते हैं, स्कूल चैंपियनशिप्स होते हैं, वो होना बहुत जरूरी है लोकल लेवल पे। जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि सीबीएसई कराते हैं और आईसीएसई वुमेन्स का बास्केटबॉल नेशनल, स्टेट, सारा कुछ चैंपियनशिप होता है आईसीएसई में। सीबीएसई में जोनल और क्लस्टर दोनों चीजें स्टार्ट हुई हैं। आज भी अगर हम देखें कि वुमेन्स की टीम अगर 10 आती है कॉम्पीट करने एक टूर्नामेंट में, जो सीबीएसई ऑथराइज्ड कराती है, तो उसी सीजन में वुमेन्स की टीम 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 4 आती हैं। तो कहीं ये मुझे दिख रहा है कि वुमेन्स को लेके अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं ना कहीं अभी भी कमजोर है। उतना मोटिवेशन या उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। नहीं है। डेफिनेटली सर, आपने ये सारी बातें बोली, सो आई कैन रिमेम्बर माय स्कूल डेज। मैं कबड्डी खेला करती थी, मैं कबड्डी कैप्टन थी।
तो हम लोग के साथ भी ओके सेम चीज था कि कभी भी कोई चीज आगे मिला ही नहीं, मतलब वो सिर्फ स्कूल लेवल तक ही रहा। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, और जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनका ध्यान भी इस बात की ओर खींचना चाहूंगी कि कितनी इंटर स्कूल भी कंपटीशन नहीं होता, कि कितनी विमेन की जो टीम है वो आती है और एक स्कूल में पार्टिसिपेट या कॉम्पिटिट करती है, कभी नहीं। हम स्टेडियम तक जाया करते थे, लेकिन उससे आगे हमारे लिए कुछ नहीं था। तो छोटे शहर में मैं इसलिए आज ज्यादा इस चीज से जुड़ पा रही हूँ, इस चीज को समझ पा रही हूँ, क्योंकि आई वॉज देयर सम टाइम बैक, मैं वहां पे रही हूँ कभी, कि हाँ हमने वो चैलेंजेस देखे कि कोई कुछ अप्रिसिएशन नहीं होता, कोई मोटिवेशन नहीं होता। वी यूज्ड टू प्ले, हम बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन से कि आप खेल रहे हो ठीक है अपने शौक के लिए, और एक टाइम बाद आके आपको वो चीज छोड़नी होगी क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। तो ये जी। जो एक सोच है इसको बदलना सच में जरूरी है जी। बिल्कुल हमारे इंडिया में आपको मालूम है, अगर हम एमसी मैरी कॉम, साइना हाँ। नेहवाल, पीटी हम्म। उषा, देन हम्म। ज्वाला गुट्टा, देन अभी हम्म। one more badminton player, I am not able to recognize her name अभी, uh, सिंधु, पीवी सिंधु। अच्छा, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। हाँ पीवी सिंधु, हम्म। तो ये तो इंडिया में बिलियन पॉपुलेशन का देश है, इसमें ये जो 10 8 10 नाम हैं, ये तो राइट। इनके टैलेंट था और इनके पेरेंट्स ने भी इनको सपोर्ट किया इसलिए आ रहा है। लेकिन आप राइट। इसी को कंपैरिजन करिए कि क्या इंडिया में टैलेंट की कमी है? टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अगर नहीं है सर। प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आपको मोटिवेशन हम्म। नहीं मिलेगा, तो आप आगे हम्म। आगे जैसे कहने का मतलब है स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट स्टेट आगे लेवल तक आपको बहुत परेशानी आएगी, या आपको समझ में आएगी नहीं आएगा कि डेफिनेटली। आगे क्या खेलें, ये बिकॉज कोई रास्ता गाइडेंस क्या ही है, नहीं है। बिल्कुल। हाँ, क्या हाँ रास्ता है, कोई डेफिनेटली। गाइडेंस नहीं है, कोई कोच नहीं है। इवन अगर हम कोचिंग लाइन बिल्कुल। में बात करें, फीमेल कोचेज हम्म। इंडिया में मेल कोचेस के हम्म। कंपैरिजन में 10 भाग का 2 भाग है। हाँ फीमेल कोचेज ही बिल्कुल। नहीं है, बिकॉज जब प्लेयर ही नहीं बनेगा तो आगे वो कोचिंग कैसे करेगा? कैसे उसको कोचिंग करेगा, डेफिनेटली। होना जरूरी है कि भाई वो खेली होगी पहले, तब जाके कोचिंग के हम्म। डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स करेंगे, क्वालिफाई करेंगे एग्जाम्स डेफिनेटली। को, आप कोच बन सकते हैं। तो जब आप प्लेयर ही नहीं बन पाए, प्लेयर बनते बनते बहुत अच्छा खेला, इंटर तक अच्छा खेला, ग्रेजुएशन में घर वालों ने कहा अब बड़ी हो गई हो, अब खेलना बंद कर दो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एग्जैक्टली। हम्म। सेटल हो गई लाइफ, हाँ, खत्म हो गया करियर। बस लाइफ यही चल रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये जी दिस इज अ बिटर ट्रूथ ऑफ सोसाइटी सर, जो आप बहुत खुलकर बोल रहे हैं। और यही हकीकत है कि ये चीज लड़कों पे लागू नहीं होती, पर लड़कियों के लिए ये रूल्स बने हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत ही स्लोली स्लोली टूट रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं टूट रहे हैं, पर बहुत स्लो ग्रोथ के साथ ये चीज हो रही है। पर सर अगेन आपसे ये चीज बोलूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप ये चीजें कर रहे हैं और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये आपके लिए भी चैलेंज है, आपने बहुत सारे लोगों से आपको सुनना भी पड़ता होगा, आपको बहुत सारी चीजें फेस भी करनी पड़ती होंगी, पर आप वहां पे खड़े हैं और आप उस चीज, उस डिटर्मिनेशन के साथ स्टैंड आपने लिया हुआ है कि आप वुमेन्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट वर्क यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। थैंक यू मैम। वेल और ये वर्क तभी अप्रिशिएबल होता है कि जब हम कोचेस को भी मोटिवेशन मिलता है। एंड जो भी मैंने वर्क किया है, इट इज द सपोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्सन एसोसिएटेड, पर्सनल हो या आप कह दें पेरेंट्स हो या जो भी हो, राइट। individual मेरे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे। एंड बिकॉज ऑफ विच आई गॉट appreciation by the governor of Uttar Pradesh, the then हाँ। Mr. राइट। 2018 में I was felicitated by the governor of Uttar Pradesh, Mr. Ram Naik, and then the governor of Allahabad also in 2019 last year in Prayagraj. तो ये जो मोटिवेशन को मिलना चाहिए कि भाई at the end of the day I am working hard to achieve something, not for only for me डेफिनेटली। but for the development of sports, so I am getting the reward for that. तो ये बहुत, राइट। राइट। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी करे, किसी भी फील्ड में करे, तो उसको उस काम का रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। और ये तभी डेफिनेटली। पॉसिबल है जब कोई काम को आप सच्चे तन मन धन से करें। डेफिनेटली सर। सर मोजो माइक स्पोर्ट्स में इसीलिए हम ऐसे लोगों से जुड़ते हैं,
और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से भी वो प्लेटफॉर्म मिले, हम आप लोग की जर्नी समझ सकें, चैलेंजेस समझ सकें। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोजो पत्रकार यही कोशिश करता है कि पॉजिटिविटी दुनिया को दिखा सके कि किस तरीके से लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इतना नेगेटिव न्यूज से घिरे हुए हैं, तो बहुत जरूरी है इन सारी चीजों के बारे में बातें करना। वेल सर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था जी, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, घास काटने वाला बनिए लेकिन अच्छा और टॉप क्लास का घास काटने वाला बनिए, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी फील्ड में हो पर अपना बेस्ट दें, वो अपना जरूरी है। बेस्ट देना है वेल, बस। क्रिटिक्स तो हर सर मैंने जगह है, स्टार्टिंग में क्रिटिक्स आपके टांग खींचने वाले, हम्म, आपकी क्रिटिसाइज करने वाले कि अरे जब हमने भी टीम शुरू किया था तो मुझे भी क्रिटिसाइज करने वाले बहुत से लोग आए और गए, लेकिन इंसान को क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे, दुनिया ही ऐसी है, डेफिनेटली तो आप अगर उनकी सुनने डेफिनेटली लगेंगे तो आप अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपना काम से काम रखिए। आपका आपको देखना है कि आपको कल क्या करना है, ये नहीं कि आज जो मैंने किया उसमें लोगों ने क्या बोला, उनका काम ही है। डेफिनेटली सर। सर आपके एक टैलेंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने अभी वो चीज बताई नहीं है, तो मैं वो भी बताना चाहती हूँ कि आपने एक बुक भी लिखी है जो पब्लिश भी हुई है, और उसका नाम है स्पोर्ट्स व्हील। तो हम उस जी, बुक के बारे में जानना चाहते हैं, आपने किस थॉट से वो लिखी और क्या क्या उसकी प्रोसेस रहा, कब लिखा, कैसे आइडिया आया, सारी चीजें सर। देखिए वो बुक मैंने लिखा है 2013 में, वो लॉन्च हुई है। और वो बुक राइट। का लिखने का मेरा मेन पर्पस यही था कि एक जो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहता है, जो ग्रेजुएट नॉर्मल ग्रेजुएशन करके जो बच्चा बीपीएड एमपीएड या कोई भी स्पोर्ट्स की जो स्टार्टिंग हम्म जो प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा करने के लिए आता है, तो वो बच्चा हम्म पढ़े उस बुक को। वो बड़ा ही हम्म नॉमिनल चार्ज पे मैंने रखा था और एकदम हम्म सिंपल इंग्लिश रखा था। और मेरा मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो बुक पढ़ हम्म के उसमें से मैंने एक्चुअली वो मेरा 5 साल का कंप्लीट एक मेरा रिसर्च ही कह लीजिए, वो मैंने किया था कि मैंने कई बुक्स, कई ऑथर्स की अलग अलग पढ़ी और उसमें से जो मुझे बेस्ट चीज लगी हम्म उसको मैंने एक इकट्ठा करके सारी चीजें हम्म मैंने उसी बुक में डाली है। और वो ट्रेनिंग पर्पस से, कोचिंग पर्पस से या कोई भी कोर्स, हम्म बीपीएड एमपीएड फिटनेस एक्सपर्ट का, जिम ट्रेनर का, तो उस बुक में सारी चीजें हम्म, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों मेंशन्ड हैं। और वो ओके। बुक सक्सेसफुली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस स्पोर्ट्स के, हम्म रानी हम्म लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, हम्म नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, कोलकाता एंड बेंगलुरु, और हम्म हमारे म्यूजियम, इलाहाबाद लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी में, और ऐसे कोलकाता के गवर्नमेंट लाइब्रेरी में अच्छे से चल रहा है। हम्म इस स्पोर्ट्स जो ये मैंने किताब लिखी थी, इसमें जितने भी हम्म मैंने फोटोग्राफ्स यूज किए हैं वो सारे हम्म मैक्सिमम, मतलब 90% और 95% फोटोग्राफ सारे इंडियन एथलीट्स के मैंने इस्तेमाल किए, ताकि हमारे इंडियन ओके। एथलीट्स को भी लोग देखें और समझें कि हाँ ये प्रमोशन, हमारे हाँ एथलीट। एग्जैक्टली, उनको भी बता, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर। और एक सर गरीब घर घर का बच्चा भी इसको पढ़ पाए, इसीलिए मैंने बड़ा नॉमिनल चार्ज पे इसको रखा था। तो अभी काफी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला इस किताब से, कि जो भी पढ़ता है एटलीस्ट हमको रिव्यू में काफी पॉजिटिव चीजें बताता है। और फेसबुक में इसका पेज भी है स्पोर्ट्स व्हील का अलग से, तो आप उसको देख भी सकती हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। सर रविंद्र सर ने एक कमेंट किया है, आई नो इंद्रनील फ्रॉम माय स्कूल डेज, ही आल्सो ड्रॉज फ्रॉम पेंसिल, ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम फ्यू मोर टैलेंट्स। तो सर अब रविंद्र सर ने ये कमेंट किया है, तो मैं इसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि अब ये कौन सा टैलेंट है, आप पूरे टैलेंट के भंडार हैं, तो जब आपने बुक लिखी है, आपने इतना स्पोर्ट्स में इतना कुछ किया है, अपनी एकेडमी खोली है, तो अब ये पेंसिल एंड पेपर, इसका क्या कनेक्शन है। Actually, this I got from heredity. My father is a well-known pencil artist in Uttar Pradesh. ओके So ओके वो बचपन से ही उनका पेंसिल स्केच में था, एंड he has written some books on freedom fighters, which is successfully running all over the country. So ये जो ओके ओके पेंसिल स्केच का जो थोड़ा बहुत, ये पार्ट टाइम है हमारा, जब भी मौका मिलता है। अब तो बिजी है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो काफी हमको मौका मिलता था तो हम कर लेते थे पेंसिल स्केच।
तो अभी तो थोड़ी आदत छूट गई है, लेकिन ये मेरे पिताजी से मुझे मिला है। एंड थैंक यू रविंद्र टू, उनको याद है रविंद्र जी को कि हम पेंसिल स्केच भी करते थे, बिकॉज एक समय था जब हमने और रविंद्र जी ने साथ पढ़ाई करी है, साथ खेला है, और वो एक अच्छे मार्शल आर्ट्स भी हैं। आपको अगर शायद मालूम हो, और हमें नहीं मालूम अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जुड़ा हुआ है शुरू से ही। हाँ, उन्होंने बहुत डिफरेंट स्पोर्ट्स में हमेशा से पार्टिसिपेट किया है, सीखा है। एक दिन हमने उनकी स्टोरी सुनी थी, तो हमें ये चीज पता है। सर, लाइव इंटरेक्शन को आगे बढ़ाते हुए एनएफए के बारे में बात करते हैं। क्या गोल्स हैं सर आगे? अभी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है आपकी एकेडमी, सो फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मैंने जितना एनएफए के बारे में पढ़ा तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, पर मैं आपके उससे सुनना चाहती हूँ कि अब आप आगे क्या क्या चीजें प्लान्स कर रहे हैं एनएफए के साथ। देखिए, अभी एनएफए जो हमारी एकेडमी है, ये हम प्रोफेशनली चला रहे हैं प्रयागराज में। और इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। हमारा मेन मोटो है कि बच्चों को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग देना, नॉट ओनली ग्राउंड ट्रेनिंग बट ऑल्सो इन थियोरेटिकल वेज इन फुटबॉल। और प्रोफेशनलिज्म के लाइन पे या प्रोफेशनलिज्म प्लेटफॉर्म पे इनको मौका मिले। जैसे कि हमारे यहाँ यूथ लीग वगैरह होता है, रिलायंस यूथ लीग होता है, आई लीग्स होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है का कि बच्चा अच्छा खेलेगा, अच्छे क्लब, बड़े क्लब में जाएगा, तो उसको उस खेल का परफॉर्मेंस का उसको एक पैसा दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे कर रहे हैं वो में तो खेल रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इट्स फाइन, लेकिन एक प्रोफेशनल जाए। और बाहर क्लब्स में बच्चे जा भी रहे हैं और हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आपने सुना होगा दिल्ली डायनामोस की टीम थी आईएसएल की, फिलहाल बंद हो गई है, अभी उड़ीसा एफसी में कन्वर्ट हो गई है। तो उसमें भी हमारे जूनियर टीम में, सब जूनियर टीम में हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और गए हैं खेलने, अभी वो खेल। तो एक ये जो एटीट्यूड है कि इसमें होता क्या है, कैसे बिहेव रहता है, कैसे खिलाड़ी खेलते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो उनके परफॉर्मेंस का पैसा मिलता है। तो प्रोफेशनलिज्म जो दुनिया है, पहले इतनी नहीं थी, सारे फील्ड्स की बात करूं, लेकिन आजकल कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है, और प्रोफेशनलिज्म के दौर पे जरूरी भी है कि खिलाड़ी पूर्ण रूप से, तो कहते हैं कि कंप्लीट प्लेयर या कंप्लीट स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत जरूरी है। आप ग्राउंड में अच्छा खेलो, उससे अच्छा आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर होना चाहिए। कि खेल तो आज इंसान एक समय तक ही खेलेगा, परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इंसान का जो व्यवहार है, जिसको कहते हैं बिहेवियर या एटीट्यूड, वो जिंदगी भर याद रहता है। वो जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग, आप ग्राउंड छोड़ दीजिए, आप संन्यास ले लीजिए, लेकिन आप लोग याद करेंगे, नहीं वो भी कहो धोनी था तो धोनी तो धोनी है, बहुत, लेकिन धोनी इज धोनी। तो एक एग्जांपल जो है उस तरह का क्रिएट होना चाहिए। डेफिनेटली सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बिहेवियर और एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है, और एनएफए अगर इस चीज पे काम कर रहा है, यानी कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी अगर उनको प्रोफेशनलिज्म सिखाया जा रहा है, तो ये बड़ी चीज है। सर, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत अजीब भी लग सकता है आपको, पर फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज फुटबॉल टू यू? क्या है फुटबॉल आपके लिए? फुटबॉल मेरे लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फुटबॉल इज मेरे लिए, अगर मैं कहूं कि सिंपल है, आपको बॉल लेना है आपके साथी खिलाड़ी से और आगे पास कर देना है। जो जगह खाली हो, जहां पर आपका खिलाड़ी मौजूद हो, इजीली जहां आप पास कर पाए, आप पास कर देंगे। और इसी तरह पास करते करते हमारे डिफेंस से सामने वाले के अटैकिंग हाफ पे हमारा स्ट्राइकर फॉरवर्ड जाएगा और गोल स्कोर कर सकता है, गोल हो जाएगा। बट इट्स वेरी सिंपल टू बी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल।
एग्जैक्टली ये चीज एक्सप्लेन करना इजी है बट उसको परफॉर्म करना इट इज डिफिकल्ट, नो डाउट सर। जी। सर आज की इंटरेक्शन का आखिरी सवाल लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने बहुत सारी चीजें बोली। लास्ट सवाल नहीं है, लास्ट मैं आपसे कहती हूँ कि जितने सारे लोग सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे विमेन्स स्पोर्ट्स के बारे में और फुटबॉल के बारे में, एक स्मॉल टाउन में इन चीजों को बढ़ावा देने के बारे में आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा, देखिए हम फुटबॉल को लेके नहीं कहते, जनरल स्पोर्ट्स को लेके कहते हैं, वुमेन्स को लेके, कि अगर मैं ये खासकर ये पेरेंट्स के लिए या गार्जियंस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ मैसेज, कि अगर आप पहले तो टैलेंट जो होता है वो हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे ना 10 साल 12 साल से, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका है, या आप कहेंगे कि बहुत लेट है। अगर आपको पीक लेवल पे जाना है, पीक लेवल में स्पोर्ट्स में पीक लेवल का मतलब होता है एशियन गेम, वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स, तो आपको को या उस टीम को, उस ग्रुप को 4 साल 3 साल 3.5 साल की उम्र से ही, एज है जो एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम बचपना है जिसके अंदर, तो तभी डालनी होगी कि बच्चा ग्राउंड पे जाए, या बच्चा जो भी कोई एक्टिविटी करे, आउटडोर हो इंडोर हो, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़े, वो उस टाइम उसका एक नैक हो जाए, एक एक बेस बन जाए कि हाँ उसको अच्छा लगता है खेल, वो 1 घंटा गेम के साथ बिता रहा है, वो कुछ भी खेले, जरूरी नहीं हमें फुटबॉल खिलाना है, बिकॉज 4 साल से 3 साल से जब वो आना शुरू करेगा तो 6-7 साल में जब मतलब नेक्स्ट 2-3 इयर्स में, तब वो समझ में आता है कि इनका इस बच्चे का किधर है, वेदर वॉलीबॉल और इन हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट, तब समझ में आता है। लेकिन स्पोर्टिंग जो एक कल्चर है उसके अंदर है कि नहीं है, इसके लिए हमको 4 साल 3 साल 3.5 साल में ही बच्चे को उतारना जरूरी है। तो पेरेंट्स जो और गार्जियन हैं उनको बच्चे को लाते तो हैं, हमारे यहाँ समर कैंप्स चलते हैं, सारे शहरों में चलते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, लेकिन सिर्फ समर कैंप पे तक ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि जुलाई जैसे ही वैसे बच्चों का ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग और तमाम और काम में बिजी हो जाएगा और वो खेल भूल जाएंगे। तो हमें वो बरसाती मेढक, हमें उस बच्चे को में शाम को 1 घंटा, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 1 घंटा समय देना है कि वो स्पोर्ट्स में जाए और तरीके से कोचिंग लेके आए। मोहल्लों में और गली में और पार्क में खेलना नहीं है, एक प्रॉपर एक क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब्स में, एकेडमीज में जाए और प्रोफेशनल तरीके से वो कोचिंग ले। पहले 15 दिन 1 महीने उस बच्चे को दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको करेगा, लेकिन वहां पर पेरेंट्स को हार नहीं माननी है, पेरेंट्स को पॉजिटिव रहना है। और कुछ मैंने ऐसे, कुछ नहीं, काफी खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जो एकदम करियर के पीक में रहते हैं, खासकर लड़कियों में, तो उस टाइम उनके पेरेंट्स आ लेते हैं या कहते हैं नहीं अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें खेलना जरूरी नहीं है, बिकॉज इतने साल खेला, तुमने क्या किया, उल्टा पेरेंट्स बच्चों से। तो ये चीज डीमोटिवेटिंग है। तो ये सारी चीजें कि आप डीमोटिवेटिंग रहें, आप उनको लेट लेके जाएं। तो एक तो एज फैक्टर में आप उनको पकड़िए, देम यंग। एक आप लीजिए कि उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस में लेके चलिए, कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि हाँ बच्चा आगे तक जाएगा, खेलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि हर एक खिलाड़ी इंटरनेशनल एथलीट बनेगा, ओलंपियन बनेगा, लेकिन तो डिसिप्लिन, एटीट्यूड, टीम को साथ में लेके, सबको साथ में लेके चलना, ये बहुत कुछ वो सीख सकता है और ये बहुत जरूरी भी है। और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट जिंदगी भर काम आती है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखना है। और मैं पेरेंट्स से ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर बच्चे का मन है, बच्चे का अगर मन है कि वो खेल सकता है, वो कर सकता है, पॉजिटिव है, तो उसको आप पूरा सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, या मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस देखना है। आपको बता दे रहा हूं मैं कि लोगों को मालूम है, साइना नेहवाल जब अपने यंग एज में थी तो उसके पिताजी हरियाणा से और उसके बाद हैदराबाद शिफ्ट कर गए थे। 40 किलोमीटर में 4 बजे, सुबह के 4 बजे 40 किलोमीटर स्कूटर से लेके जाते थे, स्कूटर ट्रेनिंग करवाते थे, वापस लेके आते थे, ऑफिस चले जाते थे, ऑफिस से फिर आते थे घर,
फिर 40 किलोमीटर ट्रेनिंग में शाम को लेके जाते थे, फिर वापस आते थे। तभी इतना पेन लेने के बाद ही आज साइना नेहवाल है। पीवी सिंधु, आप किसी भी ओलंपियन से, ओलंपियन हो या जो टॉप लेवल एथलीट है, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, ऐसे थोड़ी मैरी कॉम बनती। तो उसके लिए उसने कितनी साधना की होगी, कितनी तपस्या की होगी, वो लोगों को इनके इनके जो बायोग्राफी है इनको पढ़नी चाहिए कि इन लोगों ने चीज को अपनाया। हम ये नहीं कहते कि सब लोग बन जाएंगे, लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं स्पोर्ट्स से, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, अगल बगल वाले बोलेंगे अरे लड़की बड़ी हो गई खेलने जाती है, शॉर्ट्स पहन के साइकिल में जाती है, लड़कों से खड़े चौराहे पे। तो ये जो मेंटेलिटी है ये खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर इन डिफरेंट लेवल ऑफ, कहें कि जो एक स्टैंडर्ड है वो काफी चेंज हुआ है, मेंटेलिटी लोगों की चेंज हो रही है। तो हमेशा पेरेंट्स को पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, आप अगर पेरेंट्स अगर साथ हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट बहुत मिलता है। तो ये बहुत आपने थोड़ा सा ध्यान दें। बिल्कुल, ये जो सारे मैसेज थे ये बिल्कुल समझने वाले थे, और मैं कहती हूँ कि एक चेंज के लिए बहुत जरूरी है ये हर एक चीज करना। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के, आपके अचीवमेंट्स के बारे में जान के, आपने जो भी सारी चीजें अभी तक की हैं हर चीज, और जो भी आपने सजेशंस ओपिनियंस दी उनके बारे में भी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। अरे थैंक यू श्वेता, एंड थैंक यू टू मोजो पत्रकार टीम. A special thanks to Ravindra Kirti for giving me an opportunity to talk to you and give a message to all the public of our country. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. नमस्कार। जैसा आप सब लोगों ने देखा कि आज हमने बात की इंद्रनील घोष सर से। बहुत ज्यादा इन्होंने वो कहते हैं ना कि जमीनी हकीकत हमारे सामने रखी, सारे चैलेंजेस बताए, अच्छी चीजें बताई स्पोर्ट्स को लेकर। और एक छोटे शहर से जब हर एक प्लेयर की जर्नी शुरू होती है इंडिया में, अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं उनकी जर्नी एक छोटे शहर से चैलेंजेस के बाद शुरू हुई है, और उनके जो चैलेंजेस हैं वो सर ने आज हमारे सामने रखे। इसके अलावा आज हमने ज्यादा विमेन फुटबॉल टीम या विमेन का स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में बात की। तो बहुत बुरा लगता है ये चीज सुनकर कि आज भी सोसाइटी लड़कियों के कपड़ों पे टिप्पणी करती है, आज भी सोसाइटी उनके टैलेंट को ना देखकर, उनके जज्बे को ना देखकर ये बोलती है कि वो बड़ी हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि आज के इंटरेक्शन के बाद एटलीस्ट हमें ये चीज तो समझनी चाहिए कि हर किसी का टैलेंट एक जैसा है, हर किसी को एक जैसी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा सर ने बोला कि अगर फैमिली एक लड़की को सपोर्ट करती है तो इससे बड़ा सपोर्ट और कुछ नहीं होता है। और ये चीज मैं भी मानती हूँ कि चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, कहीं पर भी हो, अगर एक लड़की को फैमिली से सपोर्ट मिलता है तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं, हम अपने और शोज में बदलाव की बात करते हैं, आज मोजो स्पोर्ट्स में भी हमने चेंज की बात की है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, स्पोर्ट्स के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, और किस तरीके से वो सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल्स को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से लौटूंगी किसी स्पोर्ट्समैन को लेकर, या मैनेजमेंट या किसी कोच के साथ में। सो देखते रहिए मोजो माइक स्पोर्ट्स एवरी थर्सडे एट 7 PM। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।